मैं कोमल प्रसाद यादव, सहायक प्राध्यापक विधि, VCS शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी, छत्तीसगढ़। आज आप सबको हत्या के अपराध के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा और अपने इस व्याख्यान के द्वारा हत्या के अपराध को समझाने का प्रयास करूंगा। हत्या को आपराधिक मानववध के माध्यम से परिभाषित किया गया, समझाया गया है और इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। प्रत्येक मानववध हत्या नहीं हो सकता है, लेकिन प्रत्येक हत्या मानववध होती है। धारा 300 में हत्या को परिभाषित किया गया है और उनमें बताई गई 4 परिस्थितियां, जिन्हें 4 खंडों में बताया गया है, में यदि कोई कार्य करके किसी व्यक्ति को की हत्या की जाती है तो उसे हत्या कहा जाता है। धारा 300 में हत्या की परिभाषा निम्नलिखित प्रकार से है। तस्मिन् पश्चात अपवादित दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानववध हत्या है यदि कार्य जिससे की मृत्यु की गई है वह मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो, यदि शारीरिक क्षति इस आशय से की गई हो कि अपराधी जानता हो कि ऐसे शारीरिक क्षति का परिणाम से ऐसे शारीरिक क्षति द्वारा मृत्यु कारित करने की संभावना है। मृत्यु कारित करना मतलब मृत्यु कारित करना संभाव्य है। यदि ऐसे शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से कार्य किया गया हो जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है, यदि कार्य इस ज्ञान से किया जा रहा हो कि अपराधी यह जानता हो कि उस कार्य का परिणाम इस आशय से किया गया हो कि अपराधी यह जानता हो कि उस कार्य का परिणाम की अधिसंभाव्यता मृत्यु है और या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करे जिसका की परिणाम या जिसके द्वारा इस बात की संभावना है कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर ही देगा। वह बिना ऐसी शारीरिक क्षति एवं कार्य बिना किसी प्रतिहेतु के जोखिम उठाए या प्रतिहेतु के किया जाए तो कहा जाएगा कि यदि कोई कार्य इन 4 दशाओं में किया जाए तो उस कार्य को हत्या कहा जाएगा। मतलब ऐसा कार्य करके शासक किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दी जाए तो उस व्यक्ति को जिसने की ऐसा कार्य किया है उसने हत्या का अपराध किया है यह कहा जाएगा। हत्या के अपराध को और अच्छे से समझने के लिए आइए हम आप सबको दृष्टांतों के माध्यम से समझाते हैं। इस पर एक पहला जो दृष्टांत दिया गया है उसमें कहा गया है कि का या पर शासक मृत्यु करने के लिए गोली चलाता है। मतलब का या पर शासक गोली चलाता है और जिससे या का वध हो जाता है। यहाँ का ने हत्या का अपराध किया क्योंकि उसका आशय जो था या पर गोली चलाने का वह मृत्यु कारित करने का था। आइए एक और इलस्ट्रेशन आपको इस पर बताते हैं। का यह जानता है कि या किसी रोग से पीड़ित है, यदि उस पर वह ऐसे शारीरिक क्षति या प्रहार करेगा तो उसकी मृत्यु संभाव्य है। वह उसके ऊपर क्या करता है? प्रहार आघात करता है जिसके परिणाम स्वरूप या की मृत्यु हो जाती है। यहाँ या का जो कार्य है वह हत्या कहा जाएगा, हत्या के अपराध का गठन करता है। एक और उदाहरण मैं इस पर आप सबको बताना चाहूंगा। का या पर लाठी एवं तलवार से शासक आघात करता है। जो प्रकृति के
सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त था। उसके आघात के परिणाम स्वरूप या की मृत्यु कारित हो जाती है, यहाँ का हत्या के अपराध का दोषी माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने तलवार व लाठी या डंडे से जो उस पर आघात किया था वह प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त था। एक और उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा, वो ये है कि का बिना किसी प्रतिहेतु के एक भीड़ पर तोप चला देता है, जिसके द्वारा वह एक व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है, भले ही यहां उस व्यक्ति का आशय अमुक व्यक्ति जिसकी की मृत्यु कारित हुई है उसकी मृत्यु कारित करने का ना हो, लेकिन उसे हत्या के अपराध का दोषी माना जाएगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि वह जब किसी भीड़ पर तोप चलाएगा तो इस बात की संभावना रहेगी, अधिक संभावना रहेगी, उससे किसी न किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा। तो उसने यहां ये जो कार्य किया है वह इंटेंशनली किया है। आइए आपको हम अब ये बताएंगे कि हत्या के अपराध के आवश्यक तत्व क्या हैं, जिसके माध्यम से हम हत्या के अपराध को और आसानी से समझ सकते हैं। पहला तत्व धारा 300 का पहला खंड है कि कार्य जो किया गया हो वह मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो। यहां कार्य शब्द के अंतर्गत लोप भी सम्मिलित होता है। यदि किसी बच्चे के माता या पिता उपेक्षा पूर्ण कार्य द्वारा उससे भोजन न दें और भूख से उस बच्चे की मृत्यु हो जाए तो उसके माता और पिता दोनों हत्या के अपराध के दोषी होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने लोप कारित किया है। मतलब कोई भी कार्य यदि साशय मृत्यु कारित करने के आशय से किया जाए तो ऐसा व्यक्ति जिसने कि उस कार्य को किया है वह हत्या के अपराध का दोषी होगा। इस पर एक केस है आर बनाम वैंकलू का। इस केस में हुआ यह था कि दा अपनी झोपड़ी में सो रहा था। अपराधी ने क्या किया, उस झोपड़ी को बाहर से बंद कर दिया और उसमें ताला लगा दिया। ऐसा कार्य उसने इसलिए किया कि कोई दूसरा व्यक्ति उसकी मदद ना कर सके। जैसे कि दा का नौकर भी घर के झोपड़ी के बाहर सो रहा था और गांव के आसपास के लोग या घर के आसपास के लोग भी उसकी मदद ना कर पाए, उन्होंने ताला लगा करके झोपड़ी में आग लगा दिया, जिससे कि दा की मृत्यु कारित हो गई। यहाँ जो अपराधी ने जो ये कार्य किया झोपड़ी में आग लगाने का, जिसके द्वारा दा की मृत्यु हुई, उसे हत्या के अपराध का दोषी माना जाएगा। आइए अब आपको हम धारा 300 के दूसरे तत्व की बात करेंगे। ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाने के आशय से कार्य किया गया हो जिसके बारे में अपराधी जानता हो कि उस अपहानि से मृत्यु कारित करना संभाव्य है। मतलब कि ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाने के आशय से कार्य किया जाना जिससे अपराधी जानता है कि वह वह अपहानि जो है, वह शारीरिक क्षति जो है, वह मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है। इस खंड के अंतर्गत किसी व्यक्ति को हत्या के अपराध के लिए उत्तरदायी ठहराए जाने के लिए जरूरी ये है कि ऐसी शारीरिक क्षति जो कारित की जा रही है वो किस आशय से की गई हो, साशय की गई हो, और उस शारीरिक क्षति द्वारा, उस उपहति द्वारा मृत्यु कारित करने की संभावना है। अपराधी जानता है कि उस अपहानि से मृत्यु कारित हो जाएगा, तो उसे हत्या का अपराधी माना जाएगा। ऐसा आपराधिक मानववध जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है उसे क्या कहा जाएगा, हत्या कहा जाएगा। घासी बनाम स्टेट, इस पर एक केस है। एक 70 वर्ष के व्यक्ति के ऊपर लाठी और डंडे से प्रहार किया गया और उसके प्रहार के परिणाम स्वरूप क्या हुआ,
उस बुजुर्ग की मृत्यु हो गई। यहाँ व्यक्ति ने, अपराधी ने जो कार्य किया वह उपखंड 2 में बताई गई है। यह ऐसी शारीरिक क्षति थी जिससे मृत्यु कारित करने की संभावना थी, इसलिए उसे हत्या के अपराध के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा। हत्या के अपराध का तीसरा जो तत्व है वो ये है कि प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त शारीरिक क्षति, मतलब शारीरिक क्षति इस प्रकार की होनी चाहिए जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो। इसका अभिप्राय है कि उस क्षति के द्वारा यदि वह क्षति किसी भी व्यक्ति के साथ कारित की जाए तो उसका परिणाम क्या होगा? मृत्यु ही होगा। तो ऐसा कार्य करके ऐसी शारीरिक क्षति कारित करके जो कि प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो, कोई व्यक्ति किसी की मृत्यु कर दे, शासक ऐसा कार्य करके मृत्यु कारित कर दे तो उसे हत्या के अपराध के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा। इस खंड के लिए किसी व्यक्ति के उत्तरदायी ठहराए जाने के लिए जरूरी है कि उपहति जो की जा रही है वह जानबूझकर की गई हो। नंबर 2, और ऐसी उपहति के ऐसी उपहति की गई हो, कारित की गई हो जिसके की द्वारा जो कि प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो। कोई क्षति या उपहति प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त होगी, इसका निर्धारण कैसे किया जाएगा? इसका निर्धारण इस प्रकार किया जाएगा कि क्षति कारित करने का स्थान, मतलब कहां पर क्षति कारित की गई है, उपहति की गई है और किन साधनों द्वारा की गई है। ऐसे आयुध जिनका की प्रयोग उस मृत्यु को, उस कार्य को करने में किया गया हो। यदि कार्य की प्रकृति और चोट का उपहति कारित करने के स्थान पर निर्भर करता है। इस पर अब मैं आपको 2 ठो केस बताना चाहूंगा। एक केस का नाम है विरसा सिंह बनाम स्टेट। इस केस में कहा गया था कि यदि कोई शारीरिक क्षति कारित की गई हो, शारीरिक क्षति ऐसी हो जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो, और यदि ये तत्व हैं तो ये कहा जाएगा कि वह व्यक्ति जिसने कि ऐसा कार्य किया वह हत्या के अपराध का दोषी होगा, वह हत्या का अपराध कारित किया है। एक और केस है, उसके माध्यम से हम इसको और आसानी से समझ पाएंगे। रजवंत सिंह बनाम स्टेट। इस केस में हुआ यह था कि एक व्यक्ति का हाथ और पैर बांध दिया गया, उसके मुंह में प्लास्टर लगा दिया गया तथा नाक में क्लोरोफिल से भीगी हुई रुई को नासिका के अंदर डाल दिया गया और उसे एक ऐसी छिछली खाई के पास छोड़ दिया गया जिसके द्वारा वह गिर करके उसमें क्या होता है, और उसके नीचे वह अपनी कमीज का तकिया लगा देता है। वह व्यक्ति क्या होता है, उस व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाती है। यहाँ जो एक कार्य किया गया है इस बात के अंतर्गत, इस मामले के अंतर्गत, वह प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है। मतलब उपखंड 3 धारा 300 के सारे मानदंडों को पूरा करते हैं। इसलिए उस व्यक्ति ने, जिसने कि ऐसा कार्य करके उसकी मृत्यु कारित किया है, ऐसी क्षति कारित, ऐसा कार्य करके उसकी मृत्यु कारित किया है, वह हत्या के अपराध का दोषी होगा। अपराध आवश्यक तत्व जो चौथा और अंतिम आवश्यक तत्व है वह आसन्न पूर्ण कार्य का ज्ञान। यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता है कि उसके कार्य का जो परिणाम होगा वह इतना अधिसंभाव्य है कि उस कृत्य से वह क्या करेगा, वह मृत्यु कारित कर दे। सासे वह ऐसा कार्य करके या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करे जिसकी अधिसंभाव्यता ये है कि उसके द्वारा मृत्यु कारित ही हो जाएगी, वह ऐसा मृत्यु कारित करने या पूर्वोक्त जोखिम उठाता है जिसके लिए उसने कोई प्रतिहेतु नहीं लिया है। मतलब कोई सुरक्षा के उपाय नहीं अपनाए हैं तो उसे हत्या, यदि इस प्रकार का आसन्न पूर्ण संकट वाला कार्य करके
कोई व्यक्ति किसी की मृत्यु कारित कर देता है या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करता है जिसके द्वारा इस बात की अधिक संभाव्यता है कि उसका परिणाम मृत्यु होगी, ऐसा कार्य करता है तो उसे हत्या के अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया जाएगा। इस प्रकार से इन चारों तत्वों को अगर हम देखें तो ये चारों तत्व, इन चारों तत्वों में से जो धारा 300 के खंड 1 से 4 में बताया गया है, कोई कार्य साशय करके किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दे, कोई एक कार्य करके या कई कार्य करके, मतलब कोई किसी एक खंड में आए या कई अन्य खंडों में आए तो उसे हत्या के अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने धारा 300 की जो पहली लाइन बताई गई थी कि ये तस्मिन पश्चात अपवादित दशाओं को छोड़कर, तो मतलब वे अपवादित दशाएं जिनमें यदि कोई आपराधिक मानववध किया जाए तो वह हत्या नहीं होगा। वे अपवादित दशाएं कौन सी हैं उस पर संक्षेप में प्रकाश डाल लेते हैं। मतलब कि यदि कोई कार्य, अपवाद नंबर 1 ये है कि गंभीर और अचानक प्रकोपन के कारण किया गया कोई कार्य, यदि कोई कार्य जो गंभीर और अचानक प्रकोपन का परिणाम है और उस परिणाम के परिणाम स्वरूप किसी ने किसी दूसरे व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दे तो इसे हत्या नहीं माना जाएगा। यह क्या होगा? हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानववध जो कि हत्या की कोटि में नहीं आता है। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंट इनटू द मर्डर। दूसरा अपवाद यह है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के अतिक्रमण में, मतलब कोई व्यक्ति प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करे और वह उसका अतिक्रमण कर दे तो उसके कार्य को भी हत्या नहीं कहा जाएगा, वह आपराधिक मानववध जो कि हत्या नहीं है। लोक सेवक के द्वारा अपनी शक्ति के प्रयोग, शक्ति का अतिक्रमण, मतलब लोक सेवकों को जो कार्य करने की शक्ति दी गई है उस शक्ति के अतिक्रमण में यदि कोई कार्य किया जाए और तो उसे भी हत्या नहीं माना जाएगा। चौथा जो अपवाद है वह है अचानक लड़ाई झगड़े में हुई मृत्यु। यदि कोई हत्या अचानक लड़ाई झगड़े के परिणाम स्वरूप हो गई है तो उसे हत्या नहीं कहा जाएगा बल्कि आपराधिक मानववध जो कि हत्या नहीं है उसे कहा जाएगा, उस कोटि में आएगा। अंतिम अपवाद है कि सहमत से कारित मृत्यु। यदि कोई मृत्यु किसी सहमति का परिणाम है, मतलब उसके व्यक्ति की सहमति का परिणाम है तो उसे माना जाएगा कि यह हत्या नहीं है बल्कि वह आपराधिक मानववध जो कि हत्या नहीं है उसकी कोटि में आएगा। तो ये 5 अपवाद बताए गए हैं जो धारा 300 के अंतर्गत ही जो हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानववध कहा जाएगा। अब ऐसे आपराधिक मानववध जो कि हत्या की कोटि में नहीं आते हैं। तो आज मैंने आप सबको हत्या के अपराध और उसके आवश्यक तत्वों पर प्रकाश डाला है। एक और इसमें इंपॉर्टेंट बात छूट रही थी उसको मैं बता दूं कि प्रत्येक हत्या में आपराधिक मानववध सम्मिलित होता है और प्रत्येक आपराधिक मानववध हत्या नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि प्रत्येक मानववध जो है वह आपराधिक मानववध जो है वह हत्या हो। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको हत्या के अपराध को समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि यह आप सबके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।